अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अपने अब नए टॉपिक पे आ जाए। एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब तक आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स तो खैर नहीं, आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लिया, उसमें पढ़ा कि क्रिस्टल होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अब जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल ना भी हो, सॉलिड्स हैं, उनमें कुछ फर्दर कैटेगरीज होती हैं, कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं हमारे पास जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी मोस्टली सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस लिहाज से हुई है कि अगर एक एटम या एक मॉलिक्यूल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, सब्सटेंस बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब उसकी एग्जांपल आपके मैं 3 से 4 दे रहा हूँ, 3 चलें ले लें। एक आपके कार्बन ही है, लेकिन कार्बन आपको डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है। दुनिया का सबसे महंगा तरीन आपका सब्सटेंस है और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है डायमंड। वही कार्बन अगर थोड़ी सी अरेंजमेंट आगे पीछे कर ले मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, तो आपको ग्रेफाइट मिलता है। ग्रेफाइट अक्सर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं, या आपकी जो पेंसिल की लेड होती है उसके ऊपर भी, आप जो लिख रहे हैं अपनी किताबों के ऊपर या जहाँ पर भी, उसमें भी ग्रेफाइट यूज होता है। सस्ता भी है। इसके अलावा आपके कोयले भी मौजूद हैं। तो आपके ये सारे कार्बन है, तीनों को जलाएंगे, डायमंड को भी जलाएं, ग्रेफाइट को भी जलाएं, या किसी और कार्बन कोयले वगैरह को जला दें, ये सब जलने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही देंगे। तो अगर आपकी अम्मी के पास अगर डायमंड का कोई सेट है, कोई ज्वेलरी है, और आप देखने के लिए मांगेंगे भी, तो वो आपको देंगी नहीं। आप अपनी पेंसिल को तो चूल्हे पे रख के जला सकते हैं, लेकिन उस डायमंड को अगर जलाने की गलती करेंगे, अव्वल तो वो जलेगा नहीं इतने कम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर दे दिया और वो जल गया, तो जो पेंसिल जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, वही सेम प्रोडक्ट आपका डायमंड भी जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा। लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड में बनेगा तो आपकी जान हलक पे आ जाएगी और आप ऐसी हरकत दोबारा करने की सोचेंगे नहीं। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, डायमंड बिल्कुल अलग है, अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसके अलावा ग्रेफाइट बिल्कुल अलग है, वो अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बाकी कोयला वो अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबके पर्पस अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। अब आपकी किताब को ही मैं सामने रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, सारा डेफिनेशन आपकी गिवन है। जो भी एलिमेंट्स अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, कोई भी सब्सटेंस अगर मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट और एनी सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो उसे आप कहेंगे एलोट्रॉपी। और ये जो फॉर्म्स हैं इन एलिमेंट्स की, उनको हम कहते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एलोट्रोप्स या एलोट्रॉपिक फॉर्म। तो एलोट्रोप्स बोलें या एलोट्रॉपिक फॉर्म बोलें, दोनों एक ही हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई, ये समझ आ गया एलोट्रॉपी क्या है और इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म यानी कि एलोट्रोप्स क्या है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म रखते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलोट्रोप्स। एनीवेज आपके पास एक्सप्लेनेशन यही सारी जो मैंने बताई वही है कि एलिमेंट्स आपके अगर डिफरेंटली बॉन्ड हो गए आपस में, एक अगर एग्जांपल दूं, तो लेट सपोज मेरा कार्बन है, कार्बन अगर 4 आपस में एक साथ इकट्ठे हो जाएं, कुछ इस तरीके से शेप बना लें, ये कार्बन एक, ये कार्बन दूसरा और तीसरा, और चौथा कार्बन इधर है, और आपस में ये बॉन्ड हो जाए तो एक डायमंड की शेप बना के दे देते हैं, बन जाती है। वहीं पे अगर ये कार्बन 6 आपस में एक साथ अटैच्ड हो जाएं, तो आपको ग्रेफाइट की शेप बना के दे देते हैं। तो ये आपके कार्बन सिर्फ और सिर्फ इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, एटॉमिक अरेंजमेंट, इनका फर्क है सारे कार्बन ही, लेकिन अरेंजमेंट इनकी क्योंकि अलग अलग जगह पर है, तो उस अलग अरेंजमेंट की वजह से ये अब डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाएंगे। एक डायमंड बनाएगा, एक आपको ग्रेफाइट बना के देगा। वहीं पे एक अगर स्फेरिकल शेप बना दे तो उसको हम बकी बॉल्स कहते हैं, एक नाम, लेकिन किताब ने इसका दूसरा नाम इस्तेमाल किया हुआ है, फ्लोरेंस कहते हैं हम इसको। नाम आपकी स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना है, तो फुलरीन्स कहते हैं, फुलरीन्स। ठीक है, तो ये फुलरीन्स हैं। लेकिन क्योंकि फुलरीन्स बोलना, इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो इनको एक और नाम भी हम देते हैं, उनको कहा जाता है बकी बॉल्स। या आप नेट पे सर्च करेंगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने पास लिख लेना है। एग्जाम में ये नाम तो लिखना ही है, फुलरीन्स तो आप लिख के आएंगे ही, लेकिन साथ में ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे और बकी बॉल्स। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एनीवेज आपके ये जितने भी यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं,
ये सारी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं किसकी, कार्बन की। लेकिन लाजमी नहीं है कार्बन ही हो, सल्फर की भी है। इसके अलावा आपके कार्बन के बाद जो आता है सब्सटेंस सिलिकॉन, उसकी भी बन सकती हैं। लेकिन सिलिकॉन की ना होने के बराबर होती हैं फॉस्फोरस है, और भी बहुत सारे हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो करते हैं सेम एक ही कार्बन है, तो सारे कार्बन ही है। ग्रेफाइट लें, बकीबॉल्स लें, डायमंड लें, सब कार्बन। सल्फर है, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक सल्फर, ये सारे आपके पास सल्फर की टाइप्स हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो बहरहाल ये सारे के सारे आपके एग्जांपल्स गिवन है। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन या एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यहाँ पर एग्जांपल में डिस्कस की है। डायमंड, डायमंड क्या है, जब आपके चार कार्बन एटम आपस में बॉन्ड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और एक आपके पास यहाँ पर जो जुमला मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था, इन अ फोर कॉर्नर्ड लैटिक्स अरेंजमेंट। लैटिक्स किसको कहते हैं, वो बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल को हम कहते हैं लैटिक्स। लैटिक्स क्या है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्रिस्टल। यानी अगर आप क्रिस्टल को तोड़ दें हथौड़े से, बिल्कुल चूरा चूरा कर दें, और अब माइक्रोस्कोप से देखें, तो हर छोटे छोटे जो छोटा सा एक ब्लॉक होगा, छोटा सा एक यूनिट होगा, सब छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उन सबका एक ही जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। वो जो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल है, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिक्स। तो एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर, एक यूनिट के अंदर, आपको चार कार्बन इस तरह से अरेंज्ड मिलेंगे। तो बहरहाल ये आपके कार्बन, ये डायमंड का हो गया। नेक्स्ट आपका है ग्रेफाइट। जब आपके पास छह कार्बन आपस में अटैच्ड हो जाए, बॉन्ड हो जाए इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो शीट टाइप स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर डायग्राम भी बनी हुई है आपकी। तो शीट टाइप स्ट्रक्चर जब आपके छह कार्बन का लैटिक्स बनेगा, तो उसको आप कहेंगे ग्रेफाइट। डायग्राम मैंने यहाँ रफ सी बनाई थी, किताब में देखें प्रॉपर बनी हुई है। तो डायमंड की भी आपको डायग्राम बना के दिखाई हुई है, ग्रेफाइट की भी बना के दिखाई हुई है। ग्राफीन, ग्राफीन क्या है, ग्रेफाइट में से ही ग्राफीन निकला है। लेकिन ग्रेफाइट में आपको ये लेयर्स नजर आ रही होंगी। ये जो लेयर्स हैं, इसके दरमियान आप तैर के जा भी सकते हैं। आपसे मुराद इलेक्ट्रॉन तैर के जाते हैं, यहाँ से फ्लो करके जाता है। तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे ही बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि डायमंड के अंदर कहीं इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। लेकिन जो ग्रेफाइट है, उसमें ये जो खाली जगह है बीच में, लेयर और दूसरी लेयर के नीचे, इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। एनीवेज, अगर ये लेयर मैं ऊपर नीचे करने के बाद एक सीध में खड़ा कर दूं इसको, यानी आप अगर फॉर एग्जांपल असेंबली होती होगी स्कूल की, या आगे जहाँ पे भी जाएंगे, अगर आपको लाइन में खड़ा कर दिया और बहुत सारे आपको लाइन रॉस बना के दे दिए, मैं उन रॉस को खत्म करके एक ही लंबी सी लाइन बना दूं, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ये जो लेयर है, दूसरी लेयर को पकड़ के पहली लेयर के साथ छोड़ दें, तीसरी लेयर को भी उठाएं और पहली लेयर के साथ जोड़ दें। तो इस तरह जितनी भी लेयर है उसको एक शीट बना दें, तो आपके पास यही ग्रेफाइट बन जाता है, ग्राफीन। स्ट्रक्चर सेम ही होता है। तो ग्राफीन क्या है, सिंगल शीट ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लेयर में था, उस लेयर को एक शीट में, एक सीध में कन्वर्ट कर दें, वो आपके बन जाता है ग्राफीन। तो बिल्कुल इस तरह से लें, आप पेंसिल की लीड लें, और जिस तरह घर पे अम्मी रोटी बनाती होंगी बेलन पकड़ के, आप अपनी पेंसिल के अंदर से ग्रेफाइट निकालें और बेलना शुरू कर दें उसको, रोटी बनाए उसकी, तो आपको हो सकता है ग्रेफीन मिल जाए। लेकिन ऐसा करना नहीं है, बेवकूफ खिलाएंगे। ये ऐसा हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू, कुछ हीट ट्रीटमेंट, फिजिकल हीट ट्रीटमेंट्स के थ्रू करते हैं। लेकिन तरीका समझ आ गया। जैसे रोटी को सीधा करने के लिए, आटे को सीधा करने के लिए आप उसको पिचकाते हैं, बेलन का इस्तेमाल करते हैं, बेलते हैं। उसी तरीके से आप अपनी लेयर्स को एक सीध में करने के लिए ग्रेफाइट को जब सीधा कर लें, तो नया प्रोडक्ट मिल जाता है, इट इज कॉल्ड ग्रेफीन। और चौथे पे आ रहे हैं, तीसरा हो गया, चौथा आपके पास है फुलरीन्स। फुलरीन्स बोलें या आप इसको बोलें बकी बॉल्स, दोनों एक ही है। जब आपके पास कार्बन एटम बहुत सारे इस तरह का बॉल बना लें, स्फेरिकल शेप बना लें, तो इस तरह की स्फेरिकल शेप को हम कहते हैं कि ये आपके पास बकी बॉल्स हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास सिलेंड्रिकल शेप भी बनती है, एग शेप, इलिप्टिकल शेप भी बनती है, और भी डिफरेंट शेप बनती है। अगर ये स्फेरिकल शेप बनाएगा तो हम इसको बकी बॉल्स कहते हैं, और बाकी भी बनाते हैं तो उसको बकी बॉल्स ही कहा जाता है। लेकिन किताब ने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया है वो आपको यूज करना ही है, हेडिंग में भी वही डालेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लाजमी लिखेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो आज की क्लास में यही मैं आपको यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद आपके दो टॉपिक्स रह जाएंगे, एंड देन आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दो टॉपिक के बाद आज यहाँ पर मैंने आपको सॉलिड का ही फर्दर टॉपिक है, लेकिन ये नया टॉपिक है, ये सॉलिड की ब्रांच नहीं है।
ये सिंपल सा एक टॉपिक है ऑफ एलोट्रॉपी। तो सॉलिड के साथ ही अटैच था, लेकिन नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, इसका नाम था एलोट्रॉपी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन?